शुरू करें। अपन पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बजट की, कौन कौन से टाइप के बजट जो है वो होते हैं, जिसके अंदर अपन ने पहले पढ़ा था। सबसे पहले जो है वो सेल्स बजट पढ़ा। इससे फिर हमने कहा कि प्रोडक्शन बजट बनाएंगे कि कितनी सेल होगी उसके हिसाब से कितना प्रोडक्शन करेंगे। उसके हिसाब से हमने रॉ मटेरियल यूसेज बजट बनाया कि कितना रॉ मटेरियल जो है वो यूज होगा। इसके हिसाब से हमने कहा कि रॉ मटेरियल कितना परचेज करेंगे, इसका बजट बनाएंगे। इस प्रोडक्शन बजट के बेस पे लेबर बजट बनाएंगे, जिसमें कितने और चाहिए लेबर और वो भी पता कर सकते हैं, और लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कितना खर्चा होगा उसका बजट बना सकते हैं। फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी होगी उसका बजट बना सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे, और इसमें रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड जो वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ तक की बातें की थी, क्लियर है। फैक्ट्री कॉस्ट को हम, इसका एक और नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। मेनली यही बजट है सारे, इसके बाद वाले तो सिर्फ नाम के हैं। बाकी जो है वो जिस तरीके की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से अपन बनाएंगे। जैसे एंडिंग इन्वेंट्री बजट। अब अगर आपके पास सिंगल टाइप का प्रोडक्ट है तब तो ये बहुत ही आसान है, या फिर यूं भी कह सकते हैं गुड मॉर्निंग जी, कि हम न भी बनाए तो भी चलेगा, ऐसी कोई खास दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही टाइप की होगी तो उस केस के अंदर अपन डिसाइड करेंगे कि भाई इतना जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो बजट बनाने के लिए या कैलकुलेशन के लिए खास कुछ चाहिए नहीं। अगर अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो, जैसे कि हम पेन बना रहे हो, पेंसिल बना रहे हो, रबर बना रहे हो, शॉर्पनर बना रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी पेंसिल वो स्केल बना रहे हैं, जो चंदा आता है वो बना रहे हैं, वो सारी चीजें बना रहे हैं, तो उस केस के अंदर हर किसी के हिसाब से अपन अलग अलग कितनी इन्वेंट्री जो क्लोजिंग रखना चाहते हैं उसके लिए अपन बजट बना सकते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ज़्यादा रखेंगे तो उस केस के अंदर फायदा ये होगा कि हमारा स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट होना मतलब कि हमें प्रोडक्शन करना है लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब हमारा प्रोडक्शन जो वो रुक रहा है, किस कारण? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन जो वो क्या कहलाती है? स्टॉक आउट कहलाती है। इसको हर संदर्भ में देख सकते हैं स्टॉक आउट को। जैसे कि हमारा कस्टमर आया हुआ है, तैयार है, वो हमसे चीज़ें परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए आया हुआ है, और हमारे पास गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है सेल करने के लिए, और वो कस्टमर वापस जा रहा है, तो वो भी सिचुएशन क्या कहलाती है? स्टॉक आउट कहलाती है। तो इस स्टॉक आउट से बच जाएंगे अगर हम ज़्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो। लेकिन उस केस के अंदर हमें एक तकलीफ ये होगी कि हमें उतनी सारी यूनिटें जो वो कैरी करनी पड़ेगी, और उतनी सारी यूनिटें कैरी करनी पड़ेगी, इसलिए अपने को क्या लगेगी? कैरिंग कॉस्ट जो वो ज़्यादा लगेगी। तो हर फॉर्म जो वो अपने हिसाब से डिसाइड करती है। कुछ फॉर्म जो वो अग्रेसिव पॉलिसी रखती है, अग्रेसिव पॉलिसी रखती है मतलब कि वो इन्वेंट्री को कम रखती है, जैसे जरूरत होती है उतनी ही रखती है, तो उस केस के अंदर उनकी कैरिंग कॉस्ट तो कम लगती है लेकिन उनके स्टॉक आउट होने के चांसेस जो वो बढ़ जाते हैं। कुछ जो वो डिफेंसिव खेलते हैं, डिफेंसिव के अंदर वो क्या करते हैं कि भाई स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, कस्टमर कोई भी आके हमसे खाली नहीं जाए, या फिर हमारा प्रोडक्शन कभी भी नहीं रुके, तो वो इन्वेंट्री क्या कर देंगे? ज़्यादा रखेंगे। इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे तो उस केस के, सॉरी, हाँ, इन्वेंट्री क्या करेंगे? ज़्यादा रखेंगे डिफेंसिव के केस में। और इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा? स्टॉक आउट तो नहीं होगा लेकिन कैरिंग कॉस्ट उनकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर फॉर्म टू फॉर्म जो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की पॉलिसी रखते हैं। अग्रेसिव
इन्वेंट्री कम रखेंगे और डिफेंसिव जो वो इन्वेंट्री ज़्यादा रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। इसके अंदर आपको जो कॉस्ट शीट है वो ध्यान रखनी है, उससे ये सारे आपको नाम के बारे में पता चल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कि हमने जो इन्वेंट्री सेल की है उनकी कॉस्ट क्या लगी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये मिलके हमारी क्या बनती है, प्राइम कॉस्ट बनती है। इसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें तो ये हमारी क्या बन जाती है, और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं और फैक्ट्री के अंदर क्या हो सकता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो सकती है। ऐड कर देंगे अगर हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और लेस कर देंगे अगर हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। इसमें हम क्या कर दें, अगर ऐड कर दें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो ऐड कर दें, और ऐड कर दें क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और लेस कर दें अगर, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एडमिनिस्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लगता है सुबह सुबह अभी चाय जो है वो सही से उगी नहीं है, उस वजह से ये एक दो गलतियां हो रही है। लेस कर देंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, तो हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ तक का बजट अगर बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी, नमस्ते जी नमस्ते, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट हो जाएगा। भाई माफ कीजिएगा भाई, यहाँ भी ऐड हो जाएगा ओपनिंग और लेस हो जाएगा क्लोजिंग। समझ पा रहे हो बात भाई? जैसे इस साल हमने यूनिटें बनाई 10,000, ये हमारे करंट ईयर का प्रोडक्शन है, और उसमें ओपनिंग हमारा पहले से पड़ा था 2,000, तो हमारी टोटल यूनिटें कितनी थी, 12,000 जो थी वो पड़ी थी। ये हो गया ऐड, और उसमें से मान लीजिए लास्ट के अंदर जो है वो 1500 बची हुई है हमारे पास पड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 में से 1500 गई, 500 यूनिट्स जो वो क्या हो गई, सेल हो गई। समझ आ रही बात भाई? सुबह सुबह जो वो एक ही चाय से पूरी अभी नींद खुली नहीं है, धीरे धीरे बोलेंगे तो धीरे धीरे जो नींद खुलेगी। समझ पा रहे हो ना बात? ये जो है वो कॉस्ट शीट के अंदर जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जो है वो ये सारी चीजें इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा किसका बजट बनाया जा सकता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का जो है वो बजट बनाया जा सकता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट कह दो या कॉस्ट बजट कह दो, इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट जो वो अलग होते हैं, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो वो एक ही बात जो वो चलती है। क्लियर है? क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर जो फैक्ट्री से निकलने तक की कॉस्ट होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कह दो, ऐसा नहीं है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कुछ अलग होंगे, यहाँ पर ये दोनों बातें जो क्या चलती है, सेम ही चलती है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी खर्चे लगेंगे उसके लिए अपन जो भी बजट बनाए, सेलिंग के लिए जो मेनली खर्चे होते हैं वो ज्यादातर जो वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के नेचर के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक खर्चा।
जैसे कि जैसे कि ऐसे खर्चा किस तरीके से हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कैसे हो जाएगी। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करोगे ये पूरी तरीके से आपकी इच्छा के ऊपर जो वो डिपेंड होता है, और उसके अलावा उसका जो है पर्टिकुलर कोई रिलेशन नहीं होता है कि इतना एडवर्टाइजमेंट करोगे तो इतनी जो वो सेल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा किया लेकिन हो सकता है कि वो इफेक्टिव हो गया और आपने की सेल जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, या फिर आपने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया लेकिन सेल जो वो उस प्रपोर्शनेट नहीं बढ़ी, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ज़्यादा किया और सेल आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। तो मार्केटिंग पे कौन कितना खर्चा करेगा ये पूरी तरीके से उस फर्म जो है वो डिसाइड करेगी कि कितना खर्चा करना चाहिए। क्लियर है। तो से देखिए सेलिंग का मतलब क्या है, सेलिंग ओवरहेड का मतलब क्या है, वो खर्चे जो हम किसके लिए कर रहे हैं ताकि हमारी सेल जो है वो, ये खर्चे क्यों किए जाते हैं, तो हमारी सेल जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो। सेल को इंक्रीज करने के लिए जो खर्चे करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सेलिंग ओवरहेड कहेंगे। हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किए गए खर्चे जो है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाएंगे। क्लियर है। सेलिंग में क्या हो जाएगा, सेल को इंक्रीज करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले सारे खर्चे जो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएंगे। इनके लिए कितना खर्चा करेंगे उसके लिए अगर हम बजट बना रहे हैं तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएगा। वैसा वैसा अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट जो है वो भी बना सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना खर्चा होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई हमारे जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए, उनका ऑफिस, उनके जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, उनकी सैलरी वगैरह है, उनके लिए कितना कितना, सर जो भी एक्सपेंसेस सेलिंग के लिए, नहीं सारे नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर जो है वो क्या होते हैं, डिस्क्रिशनरी होते हैं। कुछ जो है वो करने ही पड़ते हैं, उसके अंदर हमारी इच्छा न हो तो भी करने पड़ सकते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम सेलिंग के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो जैसे उसके अंदर फिक्स प्रपोर्शनेट कर दिया कि भाई इतना जो वो सेल करने के लिए, जैसे आपने कहा है कि बजट रखा है कि भाई इतना जो वो सेल करेंगे, तो उस केस के अंदर वो डिस्क्रिशनरी नेचर तो जो है वो तो भी रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, डिस्क्रिशनरी नेचर तो उस टाइम भी रहेगा कि भाई सेल करने के लिए आप कितना खर्चा कर रहे हो वो पूरी तरीके से आपकी इच्छा के ऊपर ही रहेगा, बनेगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। सेलिंग के जो भी खर्चे बनेंगे वो डिस्क्रिशनरी ही होंगे कि इतना खर्चा कर रहे हैं सेल करने के लिए ताकि कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम्पल भी हो जो डिस्क्रिशनरी नहीं हो, मैं एक बार वापस चेक भी कर लूंगा ना। हो सकता है ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जो सेलिंग ओवरहेड हो और जो डिस्क्रिशनरी नेचर का नहीं हो, अगर होगा तो मैं एक बार वापस इसे चेक भी कर लूंगा। क्लियर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी खर्चे किए जा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है ओवरहेड बजट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या फर्क होता है भाई, किसी को पता है। रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर क्या फर्क होता है, रिसर्च का एक्सपेंस और डेवलपमेंट का एक्सपेंस, इन दोनों में क्या फर्क जो है वो रहता है। पहले रिसर्च के बारे में बताइए, रिसर्च का खर्चा और जो है डेवलपमेंट का खर्चा है, इसमें फ़र्क क्या रहता है। तो रिसर्च के खर्चे में हम किन को लेंगे और किन खर्चों को हम डेवलपमेंट के अंदर लेंगे।
किसी को कोई आइडिया इसके बारे में कि रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या फर्क रहता है? देखो, ये नॉर्मली इस वर्ड को जो है वो एलोबरेट करता है, ES26 जो है वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे या कोई नया आइडिया आएगा तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करना शुरू करेंगे। हमने कहा कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे हम्म, थोड़ा बहुत सही है। देखो, रिसर्च क्या होगा जब तक एनालिसिस शुरू करेंगे। ES26 जो वो बताता है इंटेंजिबल एसेट के बारे में, जो है वो बात करता है। तो वहाँ ये इसके बारे में बात करता है। जैसे ही कोई नए एसेट बनाने का हमारे दिमाग के अंदर आया, जैसे हमारे मन में आया कि हम क्या करें, ट्रांसपेरेंट मोबाइल जो वो बनाए, जो कि क्या हो, दिखे ही नहीं, और फिर जो जब हम चाहें उसके ऊपर, जैसे हाथ के ऊपर ही होगा, उसके ऊपर सीधा लगाया फोन और सीधा यूं करके अपन बात कर सकते हैं, ऐसा अपन ने सोचा है, प्लान किया है। तो इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करना शुरू करेंगे, और एनालिसिस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अभी हमें ये नहीं पता कि ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। फिर एक टाइम आएगा, उस वक्त हमें लगेगा कि नहीं, इस प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ फिजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। फिजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि जैसे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि भाई पैसों के रूप में इसको बनाने में जितना पैसा लगेगा, क्या हम उतना पैसा जो वो इसके ऊपर इनकर कर सकते हैं। टेक्निकल फिजिबिलिटी, क्या टेक्निकली ये फिजिबल है, क्या इसको बनाना जो फिजिबल है, क्या हम विलिंग टू मैन्युफैक्चर है या नहीं, इसको बनाना चाहते हैं या नहीं है, क्या इसका मार्केट है या नहीं, इसको सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वहां पर हमें फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो सारे फिजिबिलिटी टेस्ट जब पास हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ नहीं, अब जो है इस प्रोडक्ट को बना देना चाहिए, या बनाने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। तो इस फिजिबिलिटी टेस्ट से पहले जो है वो प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा ये तय नहीं है, लेकिन जब फिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेता है प्रोडक्ट, तब हम क्या करते हैं, उसका उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। इससे पहले के जो सारे खर्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसर्च के एक्सपेंस कहते हैं, कि भाई रिसर्च के खर्चे हैं। क्लियर है? और जब ये फिजिबिलिटी टेस्ट पास हो जाता है, उसके बाद के जो खर्चे हैं वो सारे सारे क्या होंगे, डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे। अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, रिसर्च एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू नेचर में रखोगे या कैपिटल नेचर में रखोगे? रिसर्च एक्सपेंडिचर जो है उनको किसके अंदर रखना ज्यादा सही तरीका है, सही अकाउंटिंग है? क्या इसको हम रेवेन्यू माने या कैपिटल माने? रेवेन्यू के लिए R लिख दीजिएगा, कैपिटल के लिए C लिख दीजिएगा। बिल्कुल भाई, रिसर्च जो है वो रेवेन्यू, और डेवलपमेंट जो है वो कैपिटल। रीजन क्या है रिसर्च को रेवेन्यू लिखने का? रीजन ये है कि भाई अल्टीमेटली आपको कैपिटलाइज करोगे तो किसी न किसी तो नाम से करोगे। यहाँ अभी ये तय नहीं है कि ये जो है ये आपके खर्चे जो है वो असेट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो इनका अभी कोई तय नहीं है कि ये असेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। उस तक के जो खर्चे होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, रेवेन्यू मानते हैं, क्योंकि यहाँ ये भी तय नहीं है कि असेट, ये जो खर्चे ये असेट बनने के लिए नहीं हो रहे हैं। ये खर्चे किस लिए हो रहे हैं, पता करने के लिए कि क्या ये असेट बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती है, क्या हम इसे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, ये उसके खर्चे हैं। तो यहाँ पर कोई असेट जो वो बन नहीं रही है, तो इनको क्या कहा जाता है, रेवेन्यू खर्चा। यहाँ जो है ये जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डेवलपमेंट नेचर के अंदर होते हैं, जिनको अगर आप बैलेंस शीट जब पढ़ेंगे तो एक चीज वहां पर आप वर्ड देखते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे इनके जब डेवलपमेंट के खर्चे होंगे तो हम क्या करेंगे, उनकी एंट्री कैसे करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश, इस तरीके से करेंगे। जैसे उसको 3 साल जो लगे तो 3 साल में जितने खर्चे होंगे वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो इस तरीके का खर्चा
लिखते जाएंगे। जब वो असेट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में जो हम क्या कर देंगे, उसको उस एसेट का नाम लिख देंगे, जो भी हमारा बना रहे हैं, जो भी एसेट जो वो हमारी बन रही है उस एसेट का नाम लिख देंगे, और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो वो हटा देंगे। सेम ऐसा कैसा एसेट के केस के अंदर भी होता है, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे होते हैं, तो बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो बिल्डिंग जब तक बन रही होती है तब तक आप एंट्री क्या करते हो, बिल्डिंग इन प्रोसेस, कि भाई वैसे बिल्डिंग इन प्रोसेस नहीं लिखते, ये समझाने के लिए नॉर्मली उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा जाता है। बाकी बिल्डिंग इन प्रोग्रेस जो है प्रोसेस लिखा जा सकता है, या फिर बिल्डिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा जा सकता है। जब तक इनके खर्चे होंगे तब तक उसको लिखेंगे, और जब बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो बिल्डिंग के अकाउंट को ले आएंगे और इस अकाउंट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझ पा रहे हो बात? तो इनके लिए जो खर्चे करेंगे कि कितना खर्चा जो वो रिसर्च पे किया जाना चाहिए और कितना जो वो डेवलपमेंट पे खर्चा किया जाना चाहिए, उसके लिए जो वो हम बजट बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट जो वो कहेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर है? उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, नई मशीनें कौन कौन सी लाएंगे, कितनी लेके आएंगे, क्या नई कैपिटल बनाएंगे, क्या बिल्डिंग बनाएंगे, क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, उसके लिए एक बजट बनाना कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जो वो कहलाता है। और उसके अलावा जो वो आप कैश बजट बना सकते हो कि कैश के अंदर जो वो कितना खर्चा किया जाएगा। नाम से पता चल ही रहा है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी। समझ आ रही बात? उसके बाद में एक आता है सबसे जो बड़ा बजट, जिसे अपन कहते हैं मास्टर बजट। मास्टर बजट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर सारे कंपोनेंट होंगे, मतलब कि सेल वगैरह सब कुछ होगा, ये प्रॉफिट और लॉस तक बताएगा। मतलब कि ये पूरा जो बजट है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है कि इतने की सेल होगी, उसमें इतने का मटेरियल लगेगा, इतने का लेबर लगेगा, इतने का फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, इतने का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लगेगा, इतना का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, और इतना जो हमारा प्रॉफिट होगा। इस तरीके का जो पूरा बजट है उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर बजट जो वो कहते हैं। क्लियर है? ये इस तरीके के जो है वो बजट आपके बनते हैं। पीरियड वाइज जो वो लॉन्ग पीरियड हो सकता है, शॉर्ट पीरियड हो सकता है। लॉन्ग पीरियड के अंदर नॉर्मली क्या करते हैं, 3 से 10 साल तक का। शॉर्ट पीरियड के लिए 1 से 2 साल तक का। बाकी जो वो हम क्या कर सकते हैं, मंथली बजट वगैरह भी बना सकते हैं। इसके बाद हम इस बजट के अंदर कुछ थ्योरी पार्ट भी है, वो भी हम इसको देखेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर है? कुछ वर्ड है जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बजट मैनुअल क्या होता है भाई, किसी को आइडिया? बजट मैनुअल जो है वो, उसके बारे में बताइए भाई, बजट मैनुअल का नाम सुना हुआ है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई। मैनुअल क्या होता है, गाइड होती है। जैसे अपन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक क्या होती है, डायरी आती है जिसके अंदर काफी कुछ लिखा होता है। हालांकि हम पढ़ते नहीं है, लेकिन उसमें लिखा होता है कि भाई मोबाइल जो किस तरीके से ऑपरेट होगा, उसके अंदर जो क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से काम करता है, वगैरह वगैरह सारा जो है उसकी डिटेल दे रखी होती है।
अगर किसी को मोबाइल को समझना है तो उस केस के अंदर वो क्या करे, उस डायरी को पढ़े। अगर उस डायरी को पढ़ेगा तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, मोबाइल को अच्छे से समझ पाएगा। जैसे सीए फाइनल के अंदर जब थे तब वहां पर जो हमारे टीचर थे वो कहते थे कि जब भी कैलकुलेटर खरीदो तो कैलकुलेटर का क्या करो, मैनुअल जो है उसका उसको रीड करो। और उसके मैनुअल में कैलकुलेटर की बहुत सारी ट्रिक जो है वो दे रखी होती है कि अगर इस कैलकुलेटर में ये चीजें करोगे तो, जैसे कांस्टेंट एक अमाउंट जो वो मल्टीप्लाई करना होता है तो उसको किस तरीके से, बिल्कुल, तो उस कैलकुलेटर को किस तरीके से उसके अंदर शॉर्टकट जो वो यूज किए जा सकते हैं। जैसे कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करना होता है तो उस केस के अंदर जैसे कैसियो का कैलकुलेटर आता है तो उसके अंदर क्या करना होता है, जैसे आपको ये करना है, जैसे 1 × 5, 3 × 5, 7 × 5, 15 × 5, इस तरीके से करना होता है। तो कैसियो कैलकुलेटर में क्या करना होता है, 5 करके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 बार प्रेस करोगे तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर छोटा सा हल्का सा के लिखा आएगा, मतलब कि उसने कह दिया कि हाँ ओके मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा। फिर सीधा 1 लिख के इक्वल करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्रेस करके इक्वल टू करोगे तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 प्रेस करके सीधा करोगे तो उस केस के अंदर वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो क्या है, वो ये कैलकुलेटर किस किस तरीके से काम करता है उसके बारे में पूरी जो है वो डिटेल उस मैनुअल के अंदर ले रखी होती है। समझ आ रही बात? वैसा का वैसा जब हम बजट बनाते हैं तो बजट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो किस में लिखी जाती है, बजट मैनुअल के अंदर लिखी जाती है। तो ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है जिसके अंदर बजट के बारे में सारी की सारी जो डिटेल है वो दे रखी होती है। बजट से रिलेटेड रिटर्न डॉक्यूमेंट, इससे पढ़ के क्या कर सकते हो, बजट को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है भाई? समझ आ रही बात? एक और वर्ड आता है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है भाई? जीरो बेस्ड बजटिंग, बताइए भाई जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? बिल्कुल, शुरू से बनाना। नॉर्मली हम क्या करते हैं जब भी बजट बनाते हैं, जैसे आज अगर हम बजट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि भाई इस महीने कितना खर्चा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पिछले महीने कितना खर्चा हुआ। हमने कहा कि एक महीने का 30,000 खर्चा हुआ, तो हमने कहा कि 30,000 खर्चा हुआ था, इस महीने में ये चीज़ें और होगी तो इसके अलावा ये सब मिला के 35,000 का खर्चा होगा। ये हमने इस तरीके से बजट बनाते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो पुराने डाटा या स्टैंडर्ड डाटा कि भाई ये चीज़ें नॉर्मली इस तरीके से होती है, इतनी इतनी कॉस्ट लगती है, उनको लेके अपन क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। अगर हम पुराने किसी भी चीज को जो कंसिडर नहीं करके, इन चीज को कंसिडर नहीं करके सीधा जो है वो इस महीने कितना बजट होगा, पुराना कोई भी डाटा जो है उसको यूज नहीं कर रहे हैं और सीधा बजट बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जीरो बेस्ड बजट। क्लियर है? उसके बाद में एक वर्ड आता है बजट सेंटर। बजट सेंटर क्या होता है भाई? बजट सेंटर किसे कहेंगे? देखो, ये वर्ड जो है वो सेंटर, ये काफी जगह यूज होगा। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर वगैरह। सेंटर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट जिसके लिए अपन क्या कर रहे हैं,
जो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे बजट बना रहे हैं तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्टिकुलर पार्ट जिसके लिए बजट बना रहे हैं वो क्या कहलाएगा, बजट सेंटर कहलाएगा। जैसे कि हमारे एक डिपार्टमेंट है कार वॉश का, जो है वो एक हमारा डिपार्टमेंट है। हम जो है इसके लिए, इसमें कितना खर्चा लगेगा उसके लिए अगर बजट बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बजट सेंटर। तो ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट जिसके लिए हम बजट बनाते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, बजट सेंटर कहलाएगा। एक वर्ड आता है बजटरी कंट्रोल। ये क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं, देखो दो वर्ड जो वो जोड़े हुए हैं। बजट के मदद से कंट्रोल करना। आपने क्या कर दिया, बजट बना दिया कि भाई इसके अंदर इतना खर्चा होना चाहिए। तो वो बजट जो है वो एक तरीके से किसका काम करेगा, डायरेक्टिंग का काम करेगा। वो डायरेक्ट करेगा, मतलब वो बताएगा कि भाई इतना खर्चा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो बात, कि भाई जैसे रॉ मटेरियल का इतनी यूनिटें बनाते हो, तो जैसे 10,000 यूनिटें बनाते हो तो आपका एक यूनिट के लिए 3 kg लगता है, तो 30,000 kg जो वो रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए 10,000 यूनिट के लिए। तो वो क्या करेगा, एक तरीके से डायरेक्ट करेगा। और फिर अगर 30,000 से 35,000 हो रहा है तो वो बताएगा कि भाई आपने जो सोच रहे थे और जो आपने बजट बनाया था उससे आप ज़्यादा कर रहे हो यूज, मतलब वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है या तो, और अगर उससे कम हो रहा है तो उस केस के अंदर कहेंगे कि भाई हाँ आप अच्छा जो है वो यूज कर रहे हो, लेकिन पता कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉ मटेरियल जो वो कम यूज हो रहा है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। तो ये बजट के जरिए जो कंट्रोल करना वो क्या कहलाएगा, बजटरी कंट्रोल। एक वर्ड आता है परफॉर्मेंस बजट। क्या होता है भाई, इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया? ये थोड़ा सा ज्यादा जो है वो पॉपुलर है। तो इसमें से एक की मात्रा शायद बड़ी, इतना पता है। किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो बजट बनाते हैं उससे अपन क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बजट। समझ आ रही बात? जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके घर के अंदर जो वो एक शादी होने वाली है कोई, उस शादी के लिए आपने क्या कर दिया, बजट बना दिया। भाई मात्राएं तो लगभग सारी गलत है, ये भी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि मात्रा शायद ये ऐसी है, इन दोनों में से जो भी है। शादी के लिए जो वो बजट बनाना, तो वो क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट जो वो कहलाएगा। समझ आ रही बात? तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए, कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए जो वो आप बजट बनाते हो, तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट जो वो कहलाएगा। अब इसके अंदर नॉर्मली क्या किया जाता है, जब परफॉर्मेंस बजट बनाते हैं ना, बिल्कुल 5 ईयर प्लान जो है वो, उसके अंदर सरकार जो कहती है भूखमरी हटाने के लिए अपन जो वो एक बजट बना रहे हैं, तो भूखमरी हटाना एक जो है वो एक क्या है, परफॉर्मेंस एक काम है, उसके लिए पर्टिकुलर बजट बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट जो वो कहलाएगा। समझ आ रही है बात? और इसके अंदर क्या किया जा सकता है, जैसे ये इसको एक जो है वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए भी काम में लिया जाता है। जैसे पर्टिकुलर किसी मैनेजर को जो वो एक काम दे दिया गया कि भाई आपको ये जो काम करना है, तो उसको
उसके लिए आपने बजट बनाया और फिर उसके परफॉर्मेंस के एक्चुअल जब रिजल्ट आएंगे तब आप उसका क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि उसने वो परफॉर्मेंस जो है वो जितना उसने बजट बनाया था उससे ज़्यादा में काम किया है या कम के अंदर काम किया है, तो वो क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट जो वो कहलाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? क्लियर है भाई यहाँ तक की बातें? क्लियर है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आते हैं बजट रेशियो आते हैं, जिनको परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, जो अपना एक अलग से चैप्टर है परफॉर्मेंस एनालिसिस, उसके अंदर जो उनका एक एक का कारण जो है समझेंगे कि क्यों ये इस तरीके से होता है। अभी जो है वो एक बार इसको नोट से देख लेते हैं। जो भी कंसर्न पर्सन होगा, जैसे कि पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट का बजट है तो वो बनाएगा, उसका जो हेड होगा वो बनाएगा, वो बना के अपने सबऑर्डिनेट को जो वो शेयर करेगा कि भाई ये बजट है, इसके हिसाब से ही खर्चा करना। क्लियर है, मतलब जिसको जरूरत होगी वो बनाएगा। जैसे सीनियर है, उसने जो अपने हिसाब से बजट बना के जो जूनियर को दे दिया, अब जूनियर जो है उसको उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से वो उस बजट को अपने हिसाब से बना देगा कि भाई मेरे को अल्टीमेटली मेरे हिस्से में ये काम आए हैं तो मुझे इस तरीके से इसको करना है। क्लियर है, मास्टर बजट जो वो टॉप मैनेजमेंट नॉर्मली बनाता है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल, दो चीजें पढ़नी, टाइप्स ऑफ बजट और थ्योरी। टाइप्स ऑफ बजट के अंदर कैपेसिटी वाइज, फिक्स्ड बजट और फ्लक्चुएटिंग बजट। उसके बाद में फंक्शन वाइज जो है वो सेल्स बजट, जिसमें एरिया, टाइम, सेल्स बजट जो वो बना सकते हैं आप, एरिया वाइज बना सकते हैं, टाइम वाइज बना सकते हैं, फिर जो प्रोडक्शन बजट बनेगा, फिर प्लांट यूटिलाइजेशन बजट बनेगा, फिर डायरेक्ट मटेरियल यूसेज बजट बन जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट वगैरह, ये सारे इतने तरीके के बजट जो वो बनाए जा सकते हैं। ये जो एक मास्टर बजट हो जाएगा और वो पीरियड वाइज। फिर जो वो जिनके मेन मेन जो है बजट जिसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ने लायक है वो अपन यहाँ पर लिखे। फिक्स्ड बजट के अंदर क्या होगा, बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड। अगर हम बजट इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल पे ही बना रखा है, जैसे कि 10,000 यूनिट पे, अब एक्चुअल कितनी भी बने, हमारे लिए बजट जो हमने 10,000 यूनिट के लिए ही बनाया, तो वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड बजट बनाएगा, जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। फ्लक्चुएटिंग बजट या फ्लेक्सिबल बजट या कैपेसिटी वाइज बजट, जिसके अंदर क्या होगा, एक बजट जिसके अंदर which by recognizing the difference between the fixed, semi variable and variable cost is designed to change in relation to the level of activity attained। उसके बाद में आएगा आपका सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कितनी सेल डिमांड है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी और ओपनिंग कितनी है। मास्टर बजट जो कि सारा कुछ करा के विच में कंसिस्ट ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और इवन वो बजटेड बैलेंस शीट भी बना सकता है, तो वो सारा सारा क्या कहलाएगा, मास्टर बजट। उसके बाद में प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड, और प्रोडक्शन और कॉस्ट के अंदर तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर तो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड ही आएंगे, और प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हो इसको, प्रोडक्शन कॉस्ट या इसे आप जो फैक्ट्री कॉस्ट बजट भी कह सकते हो। ये जो बजट है प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, मतलब कि सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज है वो ऐड हो जाएंगे, मतलब कि एक तरीके से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और फैक्ट्री ओवरहेड सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में है कंपोनेंट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम या ग्रुप्स ऑफ फंक्शन बजट। देखो
ये जो बजट है इनको 4 ग्रुप के अंदर जो अपन बांट सकते हैं कि अलग अलग। एक तो देखो जैसे फिजिकल बजट, जिसके अंदर क्या होगा, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स सच है फिजिकल यूनिट ऑफ सेल्स प्रोडक्शन। एक तो अपन बजट बना रहे हैं जैसे कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है, कितनी यूनिट सेल करेंगे, किस किस एरिया में कितनी कितनी यूनिट सेल करेंगे, किस किस टाइम में कितनी कितनी यूनिट सेल करेंगे। एक तो इस तरीके का बजट बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल बजट, कि उसके अंदर क्या दे रखी है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। एक जो है वो कॉस्ट बजट हो सकता है, एक प्रॉफिट बजट हो सकता है, और एक फाइनेंशियल बजट हो सकता है। कॉस्ट बजट क्या होगा, जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी लगेगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी लगेगी, उसके लिए। एक प्रॉफिट बजट, बजट जो क्या करेगा, हमें प्रॉफिट का पता करवाने का हमें मदद करवाएगा। तो इसमें सेल्स बजट जो वो इसके अंदर आएगा कि भाई इतने की सेल होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस बजट की भाई कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा, उसका पता करवाने वाला जो बजट होगा वो प्रॉफिट बजट होगा। फाइनेंशियल बजट which facilitate in ascertainment of financial position such as cash budget, capital expenditure budget, budgeted balance sheet वगैरह, जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा कि हमारे पास कैश कितना रहेगा, हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, ताकि कितने की एसेट जो वो हमारे पास रहेगी, हमारी बैलेंस शीट की स्थिति जो वो क्या रहेगी, वो सारे जो है वो फाइनेंशियल बजट में आ जाएंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा चार। एक तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करता है तो फिजिकल बजट हो जाता है, कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है तो कॉस्ट बजट हो जाएगा। ऐसा बजट जो हमें प्रॉफिट असर्टेनमेंट करवाने में मदद करता है वो इसमें आ जाएगा, जिसमें सेल्स बजट और प्रॉफिट और लॉस बजट आ जाएंगे। और फाइनेंशियल बजट के अंदर वो जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को पता करवाने के अंदर जो वो मदद करेगा। तो फाइनेंशियल बजट के अंदर क्या होगा, जो बैलेंस शीट के अंदर आइटम आते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो बजट बन रहे हैं, जिनसे फाइनेंशियल सॉरी बैलेंस शीट में आने वाले आइटम जो है उनकी वैल्यू हम बजट कर पा रहे हैं, तय कर पा रहे हैं, वो सारे सारे किस में आ जाएंगे, फाइनेंशियल बजट में। कि भाई कैश कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो असेट कितनी होगी, फाइनेंशियल बैलेंस शीट जो हमारी किस तरीके से दिखेगी। बजट मैनुअल क्या होगा, एक बुकलेट कंटेनिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेटेजिक। भाई हम ये बजट मैनुअल में पूरा लिखा होगा कि भाई हमें इस साल के अंत तक इतना जो प्रोडक्शन करना है, इतनी सेल करनी है और यहाँ तक पहुँचना है, इस कारण जो हम इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। उसके अंदर हमने ये तय किया है कि हम इतनी यूनिटें प्रोड्यूस करेंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे इस बार रॉ मटेरियल के अंदर जो खर्चा कम करें, तो वहाँ पर हम बचाएं, क्योंकि हमारा पिछले साल के अंदर जैसे वेस्टेज ज़्यादा हो गया था, इस बार इसमें वेस्टेज कम करने की कोशिश करेंगे। लेबर के अंदर भी जो मान लीजिए पिछली बार स्ट्राइक के कारण जो काम रुका था, इस बार कोशिश करेंगे कि वो नहीं हो। तो इस तरीके का पूरा बजट मैनुअल जो उसके अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। जीरो बेस्ड बजटिंग, बजट विथ जीरो बेस्ड बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी रेदर देन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। ये यहाँ पर क्या होगा, हर एक एक्टिविटी के लिए बजट बनाया जाएगा। जैसे कि हम कार मैन्युफैक्चर है तो उसके अंदर जैसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके छोटे छोटे, फिर उनको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, फिर उनको कार को पेंट करते हैं, फिर उसको डेकोर करते हैं, फिर सेल करते हैं। तो इसके अंदर ये काम हो रहे हैं, जैसे एक कंपोनेंट बनाना, उनको असेंबल करना, फिर उस कार को कलर करना, फिर उस कार को तैयार करना, और फिर जो वो सेल करना। तो यहाँ पर हम जीरो बेस बजटिंग में क्या करेंगे, हर एक्टिविटी के हिसाब से जो अपन क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। भाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के अंदर कितना खर्चा लगेगा, असेंबल करने में कितना जो खर्चा लगेगा, पेंट करने में कितना खर्चा लगेगा, फिर कार को तैयार करने में कितना खर्चा लगेगा। इस तरीके का बजट जो वो जीरो बेस में बजट बनाया जाएगा। बेस्ट सूटेबल फॉर डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, और ये ध्यान रखिएगा जीरो बेस्ड बजटिंग जो वो नॉर्मली जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी कॉस्ट के अंदर क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो क्या हो जाता है, गायब होता है। नॉर्मली डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन जो क्या होता है, गायब रहता है। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट जो वो इतना करोगे तो इतनी सेल होगी, इस तरीके से आप तय नहीं कर पाते हैं कि इतना एडवर्टाइजमेंट कर लोगे तो उतना सेल होगा। जैसे कई बार जो कुछ ऐड होते हैं तो बहुत छोटे ऐड होते हैं, कम ऐड होते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग को हिट कर जाते हैं और उसके इसके अंदर वो उसका एक अलग इम्पैक्ट आ जाता है और उसकी सेल बढ़ जाती है। कई बार बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर दिए जाते हैं, जैसे ओप्पो वीवो वगैरह बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी कर दिए उन्होंने, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी सेल बढ़े ही बढ़े।
समझ आ रही बात। और जैसे उसके बजाय किसी एक ने जो है वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि ये पूरी तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल है और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी और लो कॉस्ट के अंदर है, और वो इंडिया के अंदर इम्पैक्ट कर गया और सेल जो वो बढ़ गई। तो ऐसी जो भी डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है नहीं, इस वजह से आप पहली बार कि हमने इतना एडवर्टाइजमेंट किया था तो इतनी सेल हुई, तो हम इस बार इतना एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो इतनी सेल होगी, ये बातें कहना जो वो लॉजिकल नहीं है। इस वजह से ऐसी जो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट होती है उसके अंदर जीरो बेस लिया जाता है। कुछ भी पहले वाले डाटा या स्टैंडर्ड डाटा उनको बिना यूज किए हम क्या करते हैं, बजट को बनाते हैं। स्टेजेज ऑफ जीरो बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग किस किस तरीके से जब बनाएंगे तो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेजेज, कि भाई क्या क्या जो काम करने हैं, सबसे पहले तो उन काम को पता करना है और उनको डिस्क्राइब करना है, भाई ये काम करना है, जैसे पेंट करना है गाड़ी को और इस तरीके से पेंट करना है। फिर इवेल्यूशन ऑफ डिसीजन पैकेजेज, ये जो जो भी काम है इनको इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट मतलब कि उसको फाइनेंशियल रूप के अंदर हम मापेंगे कि भाई इसमें कितने का खर्चा हो सकता है, इस तरीके से। रैंकिंग ऑफ डिसीजन पैकेज, और फिर इनको क्या करेंगे, रैंक भी देंगे कि भाई सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है और किस तरीके से जो काम किया जाएगा वो जो है वो भी इसके अंदर किया जाता है। समझिएगा, वर्ड जो वो डिसीजन पैकेज है इस वजह से क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने देखा क्वेश्चन के अंदर ये यही वर्ड जो वो एज इट इज इस्तेमाल होता है। बाकी एक्चुअली में है सिंपल सी बात, क्या कहता है कि भाई सबसे पहले तो आपके जो जो काम है उन काम को क्या करो, आइडेंटिफाई करो। जो भी काम है उनको आइडेंटिफाई करो और उनको डिस्क्राइब करो कि उसके अंदर क्या क्या काम बनता है। कि भाई जैसे कार के अंदर कार को असेंबल करना है, कार को पेंट करना है, ये चीजें। फिर उनको इवेल्युएट करो कि भाई पेंट करने में इवेल्युएट करना मतलब कि उसको मापेंगे मापेंगे या फिर यूं कह सकते हैं अपन मापेंगे या यूं कह सकते हैं कि उसे मॉनेटरी टर्म में लाएंगे कि भाई कितना कितना जो है वो लगेगा, कि ये इसको करने में इतना लगेगा, इसको करने में इतना लगेगा। ठीक है, फिर जो इनकी रैंकिंग देते हैं, रैंकिंग के अंदर कि भाई पहले जो कौन सा काम करना चाहिए फिर कौन सा काम करना चाहिए, इस तरीके से जो है इसमें जीरो बेस्ड बजटिंग में काम होता है। ये इसी का पार्ट है, मैंने ये यहाँ डी लिख दिया है। नेक्स्ट पेज आए तो बाकी ये जो है इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको डी कर दीजिएगा ना। नोट्स अपलोड है ना इसके बजट के या बाकी है? फिर क्या कर देंगे, रिसोर्सेज जो वो एलोकेट कर देंगे, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा दे देंगे। रिसोर्सेज के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही होता है, रिसोर्सेज के अंदर कभी जो कुछ काम के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, किसी काम के लिए जो आगे वाला जो जैसे कि मुझे 5 लोग चाहिए काम करने के लिए, तो वो 5 लोगों को डिमांड कर सकता है। तो इस तरीके के जो भी चीजें वो मांगेंगे वो उनको रिसोर्सेज जो वो दिए जाएंगे। बजट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो एस्टिमेट करता है परफॉर्मेंस। देखो बजट और फोरकास्ट जो है वो दोनों में फर्क है। एक तो अपन कहते हैं कि फोरकास्ट करना, फोरकास्ट के अंदर तो अपन क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि भाई कल बारिश होगी या नहीं होगी। बजट के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे से होता है कि भाई कितना जो वो होना चाहिए, उसके अंदर जो अपन कैलकुलेट करते हैं पीछे क्या रहे थे डाटा, किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से ये मूव करते हैं, है एक जैसे लगते हैं लेकिन है दोनों के अंदर फर्क है। तो फोरकास्ट जो पर्टिकुलर सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड है, जबकि बजट जो है वो पूरा एक सिस्टम से चलता है कि भाई पहले क्या हुआ था उसके हिसाब से अपन आगे का बजट जो वो तय होता है। स्टेटमेंट ऑफ एन एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस टू बी अचीव्ड इन गिवन टाइम एक्सप्रेस्ड इन करेंसी वैल्यू एंड क्वांटिटी बोथ, कि भाई इतने टाइम के अंदर इतने की सेल करनी है, इतनी यूनिट सेल करनी है, इतनी प्रोडक्शन करना, वो सारा सारा इसके अंदर आ जाएगा। बजट सेंटर कोई भी पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिसके लिए अपन अलग से बजट बनाते वो इसके अंदर आ जाएगा। बजटरी कंट्रोल गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी विद द व्यू टू अटेनिंग प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कि भाई जो भी काम हमें करने हैं उनके लिए
बजट जो वो एक तरीके से गाइड का काम करेगा कि भाई इसके लिए इतने का खर्चा होना चाहिए, इतना जो वो पैसा लगना चाहिए, इस टाइम के अंदर जो वो हो जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, बजट के जरिए कंट्रोल करना। उसके बाद में परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट इज वन विच प्रेजेंट द पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव फॉर विच फंड्स आर रिक्वायर्ड। किस काम के लिए पैसा चाहिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम्स, उस काम में कितनी कॉस्ट लगेगी, प्रपोज फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव एंड क्वांटिटीज डाटा मेजरिंग द अकॉम्प्लिशमेंट, मतलब कि सबको मिला के, एंड वर्क परफॉर्म अंडर ईच प्रोग्राम, कि भाई एक काम में, जैसे एक शादी है, शादी के लिए आप बजट बना रहे हो, तो शादी के अंदर क्या क्या काम होंगे, कितनी कितनी चीजें लगेगी, जैसे कि इतने गेस्ट आएंगे, उन इतने लोगों के लिए खाना बनाना होगा, इतनी जो है वो सिस्टर वगैरह आएगी, उनको ड्रेसें करनी पड़ेगी, और इतने जो वो रिलेटिव आएंगे, सगा, वो जो भी सगे संबंधी जो है वो आएंगे, उनको ड्रेसें करनी पड़ेगी, इतने सापे करने पड़ेंगे, इतना विष्णु है तो इतना अफीम लगेगा, राजपूत है तो इतना जो है वो शराब लगेगा, वो सारा का सारा जो है वो क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस बजटिंग, कि भाई एक काम के लिए क्या क्या चीजें जो वो लगेगी। हर जो समाज का अपना अपना कस्टम होता है, उसके हिसाब से जो है वो उसके अंदर क्या क्या काम होंगे और क्या क्या उसके अंदर चीजें चाहिए, कि कितना पैसा लगेगा वगैरह, सारा जो क्या कहलाएगा, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट इज ए टेक्निक ऑफ प्रेजेंटिंग बजट फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन टर्म ऑफ फंक्शन, कि भाई एक काम के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि भाई इस काम के लिए कितना पैसा लगेगा और कितना रेवेन्यू आएगा, कि भाई इतना जो खर्चा जाएगा। शादी में भी आता ही, शादी भी जो है वो, शादी के एग्जांपल से इसको समझिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा भाई इसके अंदर जो पैसे आते भी है, वो कहते हैं ना कि बान यार उसके पैसे आए न, वो टीके के इतने आते हैं न, वो सारी चीजें। दहेज के अलावा बाकी जो रिलेटिव आते हैं वो भी कुछ देके जाते हैं, इस तरीके से जो भी आता है वो पैसा, और उसका सारों का बजट बनाते हैं, वो सारा एक तरीके से हो जाएगा। वैसा वैसा किसी पर्टिकुलर काम के लिए भी बजट बनाया जा सकता है, स्पेसिफिक एज वेल एज फॉर ओवरऑल। कोई पर्टिकुलर काम के लिए बनाया जा सकता है या फिर ओवरऑल भी बनाया जा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट जो खुद बनाएगा और उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सिमिलर विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर किसी मैनेजर को क्या कर देते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जैसे कॉस्ट सेंटर, तो उसे कॉस्ट की जिम्मेदारी देते हैं, भाई आपको ये काम करना और इतनी कॉस्ट के अंदर जो करना है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जो कहलाएगा। तो यहाँ भी पर्टिकुलर काम दे दिया और उसके लिए बजट दे दिया बनाने को, तो वो ये किस तरीके से काम करेगा, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के जैसे ही काम करेगा। हेल्प इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पहले से तय है कि भाई ये काम करना है और उसको किस तरीके से करना है, वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से इसके अंदर होता है। बजट रेशियो है, एक बार इनको आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो अपन एक आगे चैप्टर आएगा परफॉर्मेंस एनालिसिस, इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ही, उसके अंदर इनको पढ़ेंगे कि ये इस तरीके से क्यों हो रहे हैं। बाकी है एक बार सिंपल, मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ। बाकी उसके अंदर एक्चुअल में ये रेशियो है, देखिए एफिशिएंसी रेशियो। इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से आप इसको याद मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। जैसे ये 3 एम्प्लॉय है ए बी सी, और एक काम दिया, उन्होंने उनको क्या किया, एक काम दिया कि भाई आपको ये काम करना है, 10 घंटे में ये काम करके देना है। क्लियर है। एक्चुअल टाइम जो है वो इसने लिया, मान लीजिए 11 घंटे, इसने लिया 10 घंटे, और इसने लिया 9 घंटे। क्लियर है। तो इस केस के अंदर सबसे ज्यादा जो है एफिशिएंट कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा काम किसने किया इन तीनों में से, ए सही कर रहा है, बी अच्छा है या सी अच्छा है। सी अच्छा है, तो सीधी सी बात है, इसका एफिशिएंसी रेशियो जो वो ज्यादा आना चाहिए। समझ आ रही बात। तो इसका एफिशिएंसी ज्यादा आना चाहिए, तो अपने को क्या, दो ऑप्शन है अपने पास, या तो अपन क्या करें, एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड करें, या फिर स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल करें। अब एक्चुअल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड करेंगे अगर, तब तो यहाँ पर क्या होगा, 11/10, 10/10 और
9/10। तब तो क्या होगा, ये सबसे कम एफिशिएंट दिखेगा, जबकि अपने हिसाब से तो सबसे देखने में पता चल रहा है कि सी सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल करना चाहिए। तो 10/11, 10/10 और 10/9। तो हमें ये वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा, स्टैंडर्ड और डिवाइडेड बाय एक्चुअल और स्टैंडर्ड और डिवाइडेड बाय एक्चुअल और जो हमारा फॉर्मूला बनेगा। समझ आ रही बात। और अगर यहीं पर यूनिटें होती है, जैसे यूनिट होती है ए बी सी, इनको यूनिट बनाने के लिए देते कि भाई 10 यूनिट्स बनानी आज दिन के अंदर, और एक्चुअल में क्या किया है, इसने 9 यूनिट्स बनाई है, या फिर इसने 11 ही कहते हैं, इसने 11 यूनिट्स बनाई है, इसने 10 यूनिट्स बनाई है, और इसने 9 यूनिट्स बनाई। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, ए बी सी में से? इन तीनों में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है ए बी सी में से? ए। तो ए ज्यादा कब आएगा, जब एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, तो एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल यूनिट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड यूनिट इनटू 100। तो ये दोनों में से इस तरीके से जो कैलकुलेट हो सकता है। इसके अलावा एक्टिविटी रेशियो है। एक्टिविटी रेशियो क्या होता है कि आपने जैसे बजट तय किया था, बजट आपने तय किया था कि भाई 10,000 यूनिट बनाएंगे, और एक यूनिट बनाने के लिए मान लीजिए 2 घंटे काम करना होता है। तो 10,000 इंटू 2, हमें ने कहा था कि 20,000 आवर्स जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे। समझ आ रही बात। और ये तो हमारा क्या था, बजट था। और एक्चुअल में मान लीजिए हमने क्या किया है, यूनिट प्रोड्यूस की है 12,000। एक्चुअल में यूनिट कितनी प्रोड्यूस की है, 12,000 प्रोड्यूस की है। तो 12,000 इंटू 2, हमने कितने घंटे का काम किया है, 24,000 और उसका काम किया। तो क्या हमने अच्छा काम किया है क्या, बिल्कुल हमने अच्छा काम किया। जहां हमें 20,000 आवर्स काम करना था, वहां हमने क्या किया, 24,000 आवर्स काम किया। ये एक्चुअल है, एक्चुअल जो है वो एक्चुअल, ये जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाटा कैलकुलेट करते हैं। भाई एक्चुअल में हमने 12,000 यूनिट बनाई, तो 12,000 इंटू 2, 12,000 के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे, 12,000 इंटू 2, 24,000 घंटे का काम जो वो हमने किया है। तो हमारा क्या होना चाहिए, 100 से ज्यादा आना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड और डिवाइडेड बाय बजटेड और इंटू 100 करना पड़ेगा। क्लियर। कैलेंडर रेशियो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलेंडर रेशियो। ये क्या कहता है, कैलेंडर कि भाई कितने दिन जो वो आपके पास अवेलेबल थे, सॉरी, बजटेड वर्किंग डेज, जैसे कि आपके पास, आपने कहा था कि इस महीने जो वो 25 दिन काम करेंगे। ये शायद एक्चुअल वर्किंग डेज है, एक सेकंड में चेक कर देता हूँ। बजट बजट नहीं, अवेलेबल वर्किंग डेज ही लिखा है। चलो इसको जो है वो परफॉर्मेंस बजट के अंदर ही देखेंगे ना, तो वहाँ पर इसको और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। बाकी ये तीन और जो है वो तीन चार जो है वो एक बार और देख लीजिएगा, बाकी अपन उनको परफॉर्मेंस, नहीं तो वो चैप्टर बेचारा मर जाएगा। उसके अंदर जो मेनली बजट जो है वो उसका एनालिसिस, अरे सॉरी, इन रेशियो एनालिसिस जो है इनका, यही वहाँ पर पढ़ने को है। वो अगर अब पढ़ लेंगे तो फिर उस चैप्टर में फिर बेचारे में कुछ बचेगा नहीं। एक बार इनको देख लीजिएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात है।
क्लियर है यहाँ तक की बात है भाई? क्लियर है? तो यहाँ तक का एक बार रिवीजन कीजिए, अपन मिलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आज तो क्लास वाइज जल्दी खत्म हो गई, 7:30 मतलब कि 9। चलो नया टॉपिक अपन कल ही शुरू करेंगे, अभी थोड़ा सा शुरू होगा, उससे मजा भी नहीं आएगा, है ना? तो 9 बजे जो ओपन स्टेट्स में मिलते हैं, तब तक आप इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कॉस्ट शीट वाला और जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसको भी एक बार जो चैप्टर वापस रिवीजन कर लीजिएगा नोट से।